चलिए मित्रों, शुरू करते हैं हम अपना आज का करंट अफेयर। देखते हैं हमारी आज की जितनी भी महत्वपूर्ण खबरें हैं सभी पे विस्तार से चर्चा और विश्लेषण करते हैं। हमारी पहली न्यूज है, दिसंबर 2024 तक भारत का विदेशी ऋण बढ़कर $717.9 बिलियन हो गया। वित्त मंत्रालय की तिमाही विदेशी ऋण रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर 2023 की तुलना में विदेशी ऋणों में 10.7% की वृद्धि हुई है। इस वृद्धि के लिए मुख्य रूप से मूल्यांकन प्रभाव जिम्मेदार है। मूल्यांकन प्रभाव तब होता है जब अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए की कीमत घटती है। इस रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। सकल घरेलू उत्पाद और विदेशी ऋण का अनुपात तो यह सितंबर 2024 के 19.0 से बढ़कर दिसंबर 2024 में 19.1% हो गया है। संरचना तो इसमें सर्वाधिक हिस्सेदारी अमेरिकी डॉलर के रूप में मूल्य वर्गीय ऋण की है। डेब्ट सर्विस तो इसमें 0.1% की गिरावट आई है। दीर्घकालीन बनाम अल्पकालीन ऋण तो दीर्घकालीन ऋण में मामूली वृद्धि और अल्पकालीन ऋण में मामूली गिरावट देखी गई है। विदेशी ऋण के विषय में देखते हैं तो यह वह धन है जो भारत सरकार और कंपनियों द्वारा देश से बाहर के स्रोतों से उधार लिया जाता है, जैसे बाह्य वाणिज्यिक उधारी। यह आमतौर पर अमेरिकी डॉलर, विशिष्ट आहरण अधिकार आदि के रूप में लिया जाता है। स्रोत इसमें विदेशी वाणिज्यिक बैंक, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान या कोई अन्य देश हो सकते हैं। बढ़ते विदेशी ऋण से जुड़ी चुनौतियां तो ऋण चुकाने का बोझ यह आमतौर पर अन्य मुद्राओं में लिया जाता है, इसलिए विनिमय दर में बदलाव से ऋण के बोझ में भी वृद्धि हो सकती है। बढ़ती मुद्रास्फीति तो दीर्घकालिक मुद्रास्फीति के चलते ब्याज दरें भी बढ़ सकती हैं, इससे आर्थिक समृद्धि धीमी हो सकती है और जीडीपी के अनुपात में विदेशी ऋण भी बढ़ सकता है। वैश्विक परिदृश्य तो वैश्विक स्तर पर स्टैगफ्लेशन का खतरा भारत से निर्यात की मांग को घटा सकता है और डेब्ट सर्विस अनुपात को प्रभावित कर सकता है। देखते हैं विदेशी ऋण को प्रबंधित करने के लिए मुख्य सिफारिशें। तो मुद्रा लेन देन का विविधीकरण, अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता को कम करना और दीर्घकालिक व रुपये मूल्य वर्गीकृत ऋण को बढ़ावा देना चाहिए। संधारणीय ऋण पद्धति तो ऋण को खपत की बजाय निवेश के लिए निर्धारित करना चाहिए। ऋण और आर्थिक समृद्धि के बीच संतुलन तो मजबूत राजकोषीय नीतियों, निर्यात आधारित विकास आदि पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। फिर अगली न्यूज है हमारी, स्पेसएक्स ने पृथ्वी की ध्रुवीय कक्षा के ठीक ऊपर से उड़ान भरने वाला पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन लॉन्च किया। तो फार्म 2 नामक यह मिशन स्पेसएक्स के ड्रैगन अंतरिक्ष यान द्वारा लॉन्च किया गया है। इसमें कई प्रयोग किए जाएंगे, जैसे अंतरिक्ष में एक्सरे लेना और माइक्रोग्रेविटी में मशरूम उगाने का प्रयोग करना। पृथ्वी की ध्रुवीय कक्षा के विषय में जानते हैं। तो ध्रुवीय कक्षा वह होती है जब कोई उपग्रह या अंतरिक्ष यान उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुवों के ऊपर से गुजरते हुए पृथ्वी की परिक्रमा करता है। उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पर 10 डिग्री तक का विचलन भी ध्रुवीय कक्षा के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ऊंचाई तो ध्रुवीय कक्षाएं आमतौर पर 200 से 1000 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच मौजूद निम्न भूकक्षाएं होती हैं। महत्व तो पृथ्वी के घूर्णन के चलते ध्रुवों के ऊपर से परिक्रमा करने वाला अंतरिक्ष यान पूरे ग्रह का पर्यवेक्षण कर सकता है। ध्रुवीय कक्षा का उपयोग विशेष रूप से मौसम मानचित्रण और जासूसी उपग्रहों के लिए उपयोगी होता है। समस्या तो ध्रुवीय कक्षाओं में रॉकेट प्रक्षेपित करने के लिए अधिक ईंधन की आवश्यकता होती है। ऐसा इस कारण क्योंकि इस कक्षा में जाने के लिए रॉकेट पृथ्वी की घूर्णन गति का लाभ नहीं उठा सकता है। देखते हैं उपग्रह कक्षा। फिर यहाँ पे ऊंचाई दिखाई गई है, आवेदन, विवरण और उदाहरण। तो निम्न भूकक्षा LEO 2000 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। सैटेलाइट इमेजिंग, कम्युनिकेशन, भूप्रेक्षण, नेविगेशन और वैज्ञानिक अनुसंधान। विवरण, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन इसी कक्षा में परिक्रमा करता है, क्योंकि पृथ्वी से कम ऊंचाई होने के कारण अंतरिक्ष यात्रियों के लिए यहाँ पहुंचना आसान होता है। उदाहरण जैसे रिसैट 2B। फिर सूर्य तुल्यकालिक कक्षा, तो यह पृथ्वी से 600 से 800 किलोमीटर तक की ऊंचाई के बीच होती है। यह भूमि उपयोग परिवर्तन, बर्फ पिघलने और मौसम के अध्ययन के लिए आदर्श होती है। यह एक विशेष प्रकार की ध्रुवीय कक्षा होती है जिसमें उपग्रह सूर्य के साथ समकालिक होते हैं। उदाहरण है भूप्रेक्षण के लिए HYSIS। ठीक है। मध्यम भूकक्षा, तो यह पृथ्वी से 2000 से 36,000 किलोमीटर तक की ऊंचाई के बीच होती है। यह नेविगेशन उपग्रहों और टेलीफोन संचार के लिए आदर्श होती है। MEO में मौजूद उपग्रहों को पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए विशिष्ट पथ की आवश्यकता नहीं होती। उदाहरण है यूरोपीय गैलीलियो प्रणाली। फिर नेक्स्ट भूस्थिर कक्षा, तो 35,786 किलोमीटर। आवेदन, दूरसंचार, मौसम उपग्रह, GPS आदि। विवरण, तो यह कक्षा पृथ्वी के भूमध्य रेखा के ऊपर होती है और उपग्रह पृथ्वी की घूर्णन गति के साथ पश्चिम से पूर्व की दिशा में गमन करते हैं। उदाहरण है भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली इनसेट। ठीक है। अब बात करेंगे अगली न्यूज की, जो है भारत के रक्षा निर्यात ने 2024-25 में 23,622 करोड़ रुपए तक पहुंचकर एक नया रिकॉर्ड बनाया। तो रक्षा निर्यात में 2023-24 की तुलना में 2024-25 में 12.04% की वृद्धि दर्ज की गई है। यह वृद्धि दर्शाती है कि भारतीय रक्षा उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेजी से स्वीकार किया जा रहा है। साथ ही इन उत्पादों में
वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का हिस्सा बनने की भी क्षमता है। बढ़ते रक्षा निर्यात का महत्व, तो स्वदेशी रक्षा उत्पादन को बढ़ावा। भारत के रक्षा उत्पादन में 2014-15 से 2023-24 के बीच 174% की वृद्धि दर्ज हुई है। इससे आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिला है। नीतिगत लक्ष्यों की प्राप्ति, तो भारत ने 2029 तक 3 लाख करोड़ रुपए मूल्य के रक्षा उत्पादन और 50,000 करोड़ रुपए मूल्य के रक्षा निर्यात का लक्ष्य निर्धारित किया है। अंतर्राष्ट्रीय मांग की पूर्ति, तो रक्षा मंत्रालय ने 2024-25 में रिकॉर्ड 193 अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए थे। इनमें से 92% यानी 177 अनुबंध भारत की कंपनियों को दिए गए हैं। निजी क्षेत्र की भागीदारी में वृद्धि, तो 2024-25 में रक्षा निर्यात में निजी क्षेत्र के 15,233 करोड़ रुपए का महत्वपूर्ण योगदान दिया था। रक्षा निर्यात में विविधता, तो बुलेट प्रूफ जैकेट, डॉर्नियर DO-228 विमान, चेतक हेलीकॉप्टर जैसे रक्षा उत्पादों के निर्यात से धीरे धीरे आयात पर निर्भरता कम हो रही है। रक्षा निर्यात से जुड़ी प्रमुख चुनौतियां, तो रक्षा क्षेत्र से संबंधित सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की धीमी वृद्धि। 2024-25 में DPSUs के निर्यात में 42.85% की वृद्धि दर्ज की गई है, लेकिन उनकी वास्तविक उत्पादन क्षमता निजी क्षेत्र की तुलना में काफी कम रही है। तकनीकी विशेषता की कमी, तो भारत में प्रमुख रक्षा प्रणालियों, रक्षा उत्पादों के महत्वपूर्ण भागों व घटकों और कच्चे माल के डिजाइन या निर्माण के लिए आवश्यक तकनीकी क्षमता की कमी है। इस वजह से इनका आयात करना पड़ता है। नीतियों की घोषणा और उनके कार्यान्वयन में व्यापक अंतर, तो नौकरशाही से संबंधित बाधाओं के कारण नीतियों को लागू करने में देरी होती है। फिर अगली न्यूज देखते हैं। इससे पहले देखते हैं भारत में रक्षा निर्यात को बढ़ावा देने हेतु प्रमुख पहले, तो स्वदेशी उत्पादन, मेक इन इंडिया, रक्षा क्षेत्र में DPSUs, MSMEs जैसी रक्षा औद्योगिक कंपनियों की मौजूदगी, रक्षा उत्पाद परीक्षण अवसंरचना योजना आदि। नवाचार और अनुसंधान, तो स्वदेशी उत्पादन में नवाचार के लिए एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज विद IDEX, अदिति, मेक 1, 2, 3 परियोजनाओं के साथ नवीन प्रौद्योगिकियों के विकास में तेजी लाना। आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना, तो सेल्फ रिलायंट इनिशिएटिव्स थ्रू जॉइंट एक्शन, रक्षा औद्योगिक गलियारे आदि। और नीतिगत सुधार, तो प्रत्यक्ष स्वदेशी निवेश नीति को उदार बनाया गया, मार्ग से 74% FDI की अनुमति, व्यवसाय करना आसान बनाना, रक्षा उत्पादों के भागों और घटकों के लिए एक्सपोर्ट ऑथराइजेशन की वैधता का विस्तार किया गया आदि। ठीक है, अब देखते हैं अपनी अगली न्यूज जो है विदेश मामलों से संबंधित संसदीय स्थायी समिति ने विदेशों में रहने वाले भारतीय प्रवासियों पर रिपोर्ट जारी की। तो भारतीय प्रवासियों से तात्पर्य भारतीय मूल के उन लोगों से है जो या तो कई पीढ़ियों पहले या हाल ही में अन्य देशों द्वारा जारी दीर्घकालिक वीजा पर उन देशों में प्रवास कर गए थे और तब से वहीं रह रहे हैं। इनमें प्रवासी भारतीय नागरिक, भारतीय मूल के व्यक्ति और अनिवासी भारतीय शामिल हैं। वर्तमान स्थिति, तो जनवरी 2024 तक भारतीय प्रवासियों की जनसंख्या लगभग 35.42 मिलियन थी। इनमें 15.85 मिलियन NRIS और 19.57 मिलियन POIS एवं OCIS शामिल थे। समिति द्वारा उजागर प्रवासी समुदाय के मुद्दे तथा की गई सिफारिशें, तो क्षेत्र PIO कार्ड को OCI कार्ड में परिवर्तित करना मुद्दे हैं। OCI कार्ड योजना के अंतर्गत प्रतिक्रिया धीमी रही है तथा जारी किए गए OCI कार्ड्स की संख्या भी बहुत कम है। सिफारिश क्या है, तो सोशल मीडिया और प्रवासी संगठनों के माध्यम से प्रयास तेज किए जाने चाहिए ताकि सभी PIO कार्ड्स को OCI कार्ड्स में बदलने का कार्य दिसंबर 2025 तक पूरा हो जाए। अनिवासी भारतीयों को मताधिकार, तो मौजूदा मानदंडों के अनुसार मतदाता सूची में पंजीकृत अनिवासी भारतीयों को वोट डालने के लिए स्वयं उपस्थित होना पड़ता है। सिफारिश, अनिवासी भारतीयों के लिए मताधिकार के संबंध में इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रेषित डाक मतपत्र प्रणाली पर विचार किया जा सकता है। विदेशी जेलों में सजा काट रहे व्यक्तियों का स्थानांतरण, तो पिछले 3 वर्षों में केवल 8 भारतीय कैदियों को विदेशों से भारत लाया गया है। कैदियों को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को सुचारू बनाने और विदेशों में भारतीय नागरिकों के साथ उचित व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए कूटनीतिक प्रयासों को बढ़ावा जाना चाहिए। उत्प्रवास विधेयक की स्थिति, तो अवैध उत्प्रवास से संबंधित भयावह स्थिति के बावजूद उत्प्रवास विधेयक को अंतिम रूप से देने की प्रक्रिया में देरी हो रही है। सिफारिश, उत्प्रवास अधिनियम 1983 को प्रतिस्थापित करने और ओवरसीज मोबिलिटी बिल 2024 को पारित करने के लिए व्यापक विधायी सुधार को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। नेक्स्ट, प्रवासी भारतीयों के कल्याण के लिए योजनाएं और कार्यक्रमों पर कार्य समूह, तो 2021 के बाद से इसकी कोई बैठक नहीं हुई है। अलग अलग योजनाओं, कार्यक्रमों, प्रयासों के उद्देश्यों, कार्यों और चुनौतियों का विश्लेषण करने के लिए कार्य समूह की अर्धवार्षिक बैठक सुनिश्चित की जानी चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं अगली न्यूज जो है चीनी राष्ट्रपति ने कहा कि चीन और भारत को ड्रैगन एलिफेंट टैंगोस में अपने संबंधों को प्रगाढ़ करना चाहिए। तो चीनी राष्ट्रपति ने भारत और चीन को प्राचीन सभ्यताएं, प्रमुख विकासशील देश और ग्लोबल साउथ के महत्वपूर्ण सदस्य बताया। गौरतलब है कि दोनों देशों अपने द्विपक्षीय संबंधों की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं।
भारत चीन संबंधों में प्रमुख मुद्दे तो अस्पष्ट सीमा, दोनों देशों के बीच स्पष्ट आपसी समझौते के अभाव में 3,488 किलोमीटर लंबी वास्तविक नियंत्रण रेखा को लेकर तनाव की स्थिति है। इस वजह से कई बार सैन्य झड़पें भी होती रहती हैं। भू राजनीतिक प्रतिद्वंदिता तो भारत को चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे से रणनीतिक खतरा महसूस होता है। ज्ञातव्य है कि CPEC कश्मीर के गिलगित बाल्टिस्तान के क्षेत्र से होकर गुजरता है। आर्थिक असंतुलन तो भारत चीन से बड़े पैमाने पर आयात करता है। इस वजह से वित्त वर्ष 2024 में भारत का चीन के साथ व्यापार घाटा 85.1 अरब डॉलर तक पहुंच गया था। चीन का पाकिस्तान को समर्थन तो चीन द्वारा पाकिस्तान को उन्नत सैन्य प्रौद्योगिकी और आर्थिक सहायता प्रदान करना भारत की सुरक्षा के लिए चुनौती पैदा करता है। आगे की राह जानते हैं तो बॉर्डर पर्सनल मीटिंग्स, परामर्श और समन्वय के लिए कार्यतंत्र जैसे राजनयिक उपायों के जरिए सीमा विवादों का शीघ्र समाधान करना चाहिए। संतुलित व्यापार और निवेश अवसरों के साथ आर्थिक अंतर्निर्भरता को मजबूत करने की आवश्यकता है। दोनों देशों को परस्पर सम्मान, आपसी संवेदनशीलता और आपसी हित के त्रिस्तरीय सूत्र के आधार पर संबंधों के पुनर्निर्माण हेतु एक सतत आधार की आवश्यकता है। स्थिर भारत चीन संबंधों का महत्व तो आर्थिक दुनिया की 1/3 आबादी की समृद्धता को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण, $100 बिलियन से अधिक का व्यापार जो प्रमुख उद्योगों को सहायता देता है, आपूर्ति श्रृंखलाओं की स्थिरता के लिए जरूरी। भू राजनीतिक और रणनीति तो परमाणु शक्ति संपन्न पड़ोसी होने के नाते प्रतिद्वंदिता को रोकना, UNWTO में सहयोग को बढ़ावा देना, ग्लोबल गवर्नेंस को मजबूत करना। ऊर्जा और जल सुरक्षा तो ऊर्जा सहयोग को सक्षम बनाना, प्रौद्योगिकी साझा करना, ब्रह्मपुत्र नदी के जल के उचित उपयोग को सुनिश्चित करना, क्षेत्रीय स्थिरता और शांति तो सीमा पार होने वाली झड़पों को कम करना, उदाहरण गलवान 2020, क्षेत्रीय तनाव को सीमित करना तो और आतंकवाद रोधी प्रयासों को मजबूत करना। ठीक है, अब बात करेंगे अन्य सुर्खियों की, जिसमें पहली न्यूज है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष। तो प्रधानमंत्री ने गुजरात की एक फायर फैक्ट्री में हुए विस्फोट के पीड़ितों के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से अनुग्रह सहायता राशि देने की घोषणा की। इसके विषय में देखते हैं। 1948 में पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इस कोष की स्थापना की थी। इसे पाकिस्तान से विस्थापित होकर भारत में आए लोगों को सहायता प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया था। वर्तमान में उपयोग तो इस कोष से मुख्य रूप से बाढ़, चक्रवात, भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं में मृतकों के परिवारों को तुरंत राहत सहायता प्रदान की जाती है। इस कोष में जरूरतमंद लोगों की हार्ट सर्जरी, किडनी प्रत्यारोपण, कैंसर रोग के उपचार और एसिड अटैक के पीड़ितों के चिकित्सा खर्च का आंशिक रूप से वहन किया जाता है। वित्त पोषण का स्रोत तो यह कोष पूरी तरह से आम लोगों के योगदान पर निर्भर है। इस फंड के लिए कोई भी बजटीय आवंटन नहीं किया जाता है। कर छूट PMNRF में दिए गए प्रत्येक योगदान को आयकर अधिनियम की धारा 80G के तहत कर छूट दी जाती है। फिर नेक्स्ट है समर्थ उद्योग भारत 4.0 यानी समर्थ केंद्र। हाल ही में भारी उद्योग और इस्पात राज्य मंत्री ने 4 स्मार्ट एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग एंड रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन हब यानी समर्थ केंद्रों के बारे में संसद को सूचना दी। इन्हें भारतीय पूंजीगत सामान क्षेत्र में प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने की योजना के तहत स्थापित किया गया। समर्थ केंद्रों के विषय में जानते हैं तो समर्थ उद्योग भारत 4.0 भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय की एक उद्योग 4.0 पहल है। उद्योग 4.0 की विशेषता तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और रोबोटिक्स जैसे डिजिटल तकनीकों का एकीकरण है। इसका उद्देश्य उद्योगों में दक्षता, लचीलापन और स्मार्ट निर्णय लेने की क्षमता बढ़ाना है। समर्थ केंद्र विभिन्न उद्योगों, खासकर MSMEs को कार्यशालाओं, परामर्श और स्टार्टअप्स को इंक्यूबेशन, समर्थन आदि के जरिए कार्यबल को प्रशिक्षित करने तथा उन्हें उद्योग 4.0 तकनीकों के बारे में जागरूक करने में सहायता प्रदान करते हैं। फिर नेक्स्ट है ताइवान जल संधि। तो चीन ने ताइवान जल संधि के मध्य और दक्षिणी भागों में स्ट्रेट थंडर 2025A नामक एक नए सैन्य अभ्यास शुरू किए। जल संधि का एक संकरा जल क्षेत्र होता है जो 2 बड़े जल निकायों को आपस में जोड़ता है। 16वीं शताब्दी के अंत में पुर्तगाली नाविकों द्वारा इसका नाम फार्मोसा यानी ब्यूटीफुल रखा गया था। यह चीन के फुकियन प्रांत और ताइवान के बीच स्थित है। यह जल संधि दक्षिण चीन सागर और पूर्वी चीन सागर के बीच दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तक विस्तारित है। यह एक प्रमुख वैश्विक पोत परिवहन मार्ग है। यहाँ विश्व के 44% कंटेनर जहाज गुजरते हैं। मीडियन लाइन या डेविस लाइन तो यह लाइन ताइवान जल संधि के लगभग 20 से होकर गुजरती है। चीन इसे नहीं मानता है। नेक्स्ट, केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण। तो भारत ने वित्त वर्ष 2024-25 में रिकॉर्ड 4,515 बच्चों को गोद लिया था। इसमें CARA ने 8,598 नए पहचाने गए बच्चों को गोद लेने की प्रक्रिया में शामिल किया है। इसके विषय में देखते हैं। उत्पत्ति 1990 में। यह किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत एक वैधानिक निकाय है। मंत्रालय
महिला और बाल विकास मंत्रालय। प्रमुख कार्य, ये भारत के बच्चों के गोद लेने की प्रक्रिया के लिए नोडल निकाय है। CARA बाल दत्तक ग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शन प्रणाली के माध्यम से देश में और अंतर्देशीय गोद लेने की प्रक्रिया की निगरानी एवं विनियमन करता है। अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण पर हेग कन्वेंशन 1993 के तहत अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण के प्रबंधन के लिए CARA केंद्रीय प्राधिकरण के रूप में नामित है। भारत ने हेग कन्वेंशन का अनुसमर्थन 2003 में किया था। नेक्स्ट है नीति NCAER स्टेट्स इकोनॉमिक फोरम पोर्टल। हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री ने नीति NCAER स्टेट्स इकोनॉमिक फोरम पोर्टल लॉन्च किया। इस पोर्टल को नीति आयोग ने नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च के सहयोग से तैयार किया। इसके विषय में देखते हैं नए पोर्टल की। तो ये सामाजिक, आर्थिक और वित्तीय मानकों से संबंधित डेटा का बड़ा भंडार है। इसमें शोध रिपोर्ट, शोध पत्र और राज्य वित्त पर विशेषज्ञों की टिप्पणियां शामिल है। इस पोर्टल पर 30 वर्षों 1990 से 91 से 2022 से 23 का डेटा उपलब्ध होगा। उद्देश्य, यह पोर्टल राज्यों को राजस्व बढ़ाने, ऋण का बेहतर तरीके से प्रबंधन करने और अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्यों से सीखने जैसी लोक वित्त नीतियों पर डेटा आधारित निर्णय लेने में सहायता करेगा। नेक्स्ट है भारत चिली द्विपक्षीय वार्ता। तो चिली के राष्ट्रपति ने भारत यात्रा के दौरान भारत के प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता में भाग लिया। द्विपक्षीय वार्ता के मुख्य बिंदु पर एक नजर डालते हैं। तो अंटार्कटिका में सहयोग पर आशय पत्र भारत के अंटार्कटिका तक पहुंचने में चिली गेटवे के रूप में कार्य करेगा। भारत चिली सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम। तो चिली ने 4 नवंबर को राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की घोषणा की। आपदा प्रबंधन, चिली के नेशनल सर्विस फॉर डिजास्टर प्रिवेंशन एंड रिस्पॉन्स और भारत के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। खनन, चिली की नेशनल कॉपर कॉरपोरेशन और भारत की हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के बीच सहयोग एवं सूचना के आदान प्रदान पर समझौता हुआ। और व्यापार आर्थिक भागीदारी समझौता, तो दोनों देश CEPA पर वार्ता शुरू करने पर सहमत हैं। नेक्स्ट, ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने ओपन मार्केट ऑपरेशंस के जरिए बैंकों में 80,000 करोड़ रुपए की तरलता बढ़ाने की घोषणा की। इसके विषय में देखते हैं। यह RBI द्वारा खुले बाजार में सरकारी बॉन्ड की खरीद और बिक्री की प्रक्रिया है। यह RBI द्वारा उपयोग किए जाने वाला मात्रात्मक उपायों में से एक है। इस कदम के उद्देश्य है मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करना, मुद्रास्फीति प्रबंधन करना और आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करना। जब RBI सरकारी बॉन्ड खरीदता है तब अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति बढ़ती है। जब RBI सरकारी बॉन्ड बेचता है तब अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति घटती है। नेक्स्ट, केप टाउन कन्वेंशन और प्रोटोकॉल। तो राज्यसभा ने विमानन वस्तुओं में हितों का संरक्षण विधेयक 2025 पारित किया, यानी द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट इन एयरक्राफ्ट ऑब्जेक्ट्स बिल 2025। इस विधेयक का उद्देश्य विमानन से संबंधित भारतीय कानूनों को केप टाउन कन्वेंशन और विशेष रूप से विमान उपकरणों से संबंधित विषयों पर प्रोटोकॉल के अनुरूप करना है। देखते हैं इसके विषय में। उद्देश्य है चल संपत्तियों, विशेष रूप से उच्च मूल्य वाली परिसंपत्तियों से संबंधित लेन देन को मानकीकृत करना ताकि डिफॉल्ट की स्थिति में ऋणदाता अपने अधिकारों को लागू कर सके। स्वीकृति, तो इन्हें 2001 में अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ द्वारा संयुक्त रूप से अपनाया गया था। पक्षकार 2016 तक 65 देश इस कन्वेंशन के पक्षकार बन चुके थे। भारत ने इस कन्वेंशन पर 2008 में हस्ताक्षर किए थे। अंत में बात करेंगे सुर्खियों में रहे स्थल की, जो है मलेशिया, राजधानी कुआला लंपुर। मलेशिया के सेंट्रल सेलंगोर राज्य के पुत्रा हाइट्स में एक गैस पाइपलाइन फटने से कई लोग घायल हो गए। भौगोलिक स्थिति जानते हैं। तो भूमध्य रेखा के उत्तर में दक्षिण पूर्व एशिया में अवस्थित है। दक्षिण चीन सागर मलेशिया के 2 भागों में विभाजित करता है। पहला प्रायद्वीपीय मलेशिया, पश्चिम मलेशिया और पूर्वी मलेशिया यानी बोर्नियो द्वीप पर स्थित। भूमि सीमावर्ती देश थाईलैंड, इंडोनेशिया और ब्रुनेई। समुद्री सीमावर्ती देश सिंगापुर, फिलीपींस और वियतनाम है। आसपास के जल निकाय मलक्का जलडमरू मध्य है, सेलेब सागर और दक्षिण चीन सागर। भौगोलिक विशेषताएं हैं। सबसे ऊंची चोटी माउंट किनाबालू। महत्वपूर्ण नदियां हैं राजंग, किनाबटांगन, पहांग आदि। ठीक है, ये बात की हमने मलेशिया की। तो हमारी आज की जितनी भी महत्वपूर्ण खबरें थी हमने सभी पे विस्तार से चर्चा और विश्लेषण किया। अब इसी के साथ मिलते हैं कल अपनी नई खबरों के साथ।